तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, निजामुद्दीन औलिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती है या नसरुद्दीन महमूद है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज, यानी कि इनकी दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो इस सूफी संप्रदाय से यानी कि रिलेटेड है। और इनकी दरगाह फ्रेंड्स अजमेर शरीफ में है। कहाँ है? तो बताएंगे अजमेर शरीफ में, राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है फ्रेंड्स। और अजमेर में आपकी एक झील है जिसको कहते हैं, कौन सी झील है? तो बताएंगे, यानी यहाँ पुष्कर झील है और पुष्कर मेला भी अजमेर में लगता है। और इसी पुष्कर झील में जो है गुलाब का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन यही पुष्कर झील में होता है, गुलाब का उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अजमेर में पुष्कर झील के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर हम बात कर लें, जैसे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी दरगाह पूछी जाए कहाँ, तो इनकी दरगाह फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। और अगर पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया, तो इनकी भी दरगाह फ्रेंड्स निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन दोनों की दरगाह फ्रेंड्स कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। और अगर बात करें फिर से नसरुद्दीन महमूद, तो फ्रेंड्स नसरुद्दीन महमूद जो थे ये गुलाम वंश से यानी कि रिलेटेड थे, गुलाम वंश से। ठीक है। और ये जो है ना, अर्थात नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का शासक रजिया सुल्तान के बाद बने थे फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि नसरुद्दीन महमूद जो हैं ये एक ऐसा शासक था फ्रेंड्स जो कि टोपी सी के अपना जीवन इसने गुजारा। पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक है जिसने टोपी अर्थात टोपी सी करके इसने अपना जीवन यानी कि गुजारा। तो बताएंगे नसरुद्दीन महमूद है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप याद रखना इनके बारे में कि नसरुद्दीन महमूद जो है बलबन अपनी बेटी का जो है, अर्थात बलबन ने अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया था फ्रेंड्स। और ये जो है ना, जब अर्थात नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती तो इनके उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? बलबन बन जाता है। तो आगे चल के जो है दिल्ली की गद्दी पे बलबन बैठ जाता है। बलबन ने इस सिजदा और पैबोस रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है मैसूर में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, मुंबई में स्थित है, पुणे में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान फ्रेंड्स कहाँ है? तो बताएंगे ये पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए बात कर लिए मैसूर की, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैसूर। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, यहाँ पर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न की जो है संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुणे में हुई थी। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे बात करें फर्स्ट ऑप्शन की मैसूर, तो फ्रेंड्स मैसूर की अगर बात कर लें, मैसूर में किसका मुख्यालय? देखिए मैसूर में आपके जो है पूछा जाएगा कि अगर क्या पूछा जाए, केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे ये मैसूर में है। और ये आपसे पूछा जाए केंद्रीय भाषा, क्या पूछे? भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स ये मैसूर में। तो केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान और केंद्रीय भारतीय जो है शोध संस्थान, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये दोनों मैसूर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? कौन सा? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान फ्रेंड्स हैदराबाद में है। जबकि अगर बात करें राष्ट्रीय तंबाकू संस्थान की, तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय पशु संस्थान कहाँ है? तो बरेली बताएंगे। और राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र पूछे तो मखदूम में बताएंगे फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय भवन अनुसंधान कहाँ है? क्या राष्ट्रीय भवन अनुसंधान पूछा जाए तो बताएंगे रुड़की में है। कहाँ? रुड़की में। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है? तो ईंधन अनुसंधान आप बताएंगे कहाँ? तो बताएंगे जलगोड़ा। क्या बताएंगे? जलगोड़ा। ठीक है, जलगोड़ा कहाँ है? तो झारखंड में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान और राष्ट्रीय जो है वन अनुसंधान, तो देहरादून में है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी और या पूछे गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? तो ये आप बताएंगे ये दोनों कहाँ है? करनाल हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा में। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय
फल फल शोध संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे ये सबौर में है। कहाँ? सबौर। सबौर कहाँ है? तो बताएंगे ये बिहार में है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान और बीज संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो बताएंगे शिमला में है। और पूछा जाए राष्ट्रीय यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो बताएंगे लखनऊ में है। अगर पूछे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान तो लखनऊ में है। और अगर आपसे पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान तो कोयम्बटूर में है। और राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश गन्ना काउंसिल तो वो शाहजहाँपुर में है। और अगर पूछे वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? तो वनस्पति शोध संस्थान फ्रेंड्स लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछे दाल अनुसंधान केंद्र फ्रेंड्स कानपुर में है। और चीनी अनुसंधान दाल ये कहाँ है? दोनों कानपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को यानी कि नामित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये बताना है 10 को, 14 को, 12 को या 18 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12। यानी कि राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा में फ्रेंड्स कितने 12 अर्थात राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स ये 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, ठीक है। कितने? 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है राष्ट्रपति ने 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया है। तो आप अभी पीछे देख लेंगे, ठीक है। बार बार वीडियो बड़ा बनेगा काफ़ी इसलिए। और अगर हाँ यहाँ पर बात है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन चुनाव के बारे में बताया गया है। और 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में है। और 59 में राष्ट्रपति की यानी कि शर्तें हैं। और 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 72 में राष्ट्रपति मृत्युदंड किसी की क्षमा को माफ़ कर सकता है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने का आदेश है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे सब आप। और आप बताएं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयु कितनी सीमा निर्धारित है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है भारत का सबसे पुराना गिरजा सेंट थॉमस चर्च फ्रेंड्स जो है कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है असम में स्थित है, गोवा में स्थित है, केरल में स्थित है या पश्चिम बंगाल में। देखिए अगर सबसे पुराने चर्च की बात करें गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च की, तो फ्रेंड्स ये कहाँ? ये केरल में है। कहाँ? केरल में। और ये सबसे पुराना मतलब गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च। अगर आपसे पूछा है भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कहाँ है? तो बताएंगे चिड़ियाघर अलीपुर में है। कहाँ? भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर अलीपुर में है। अलीपुर कहाँ? यानी कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, पश्चिम बंगाल कोलकाता में भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है अलीपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए फ्रेंड्स गोवा में सलीम अली पक्षी जो है क्या है? तो बताएंगे सलीम अली। क्या है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। और गोवा की जो फ्रेंड्स राजधानी है पणजी, क्या है? पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे है, आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जापान ने बनाया है, दक्षिण कोरिया ने, चीन ने, भारत ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जापान ने। किसने बनाया फ्रेंड्स? जापान ने बनाया है, जो अर्थात यानी कि ऐसा रोबोट बनाया जो इंसान के दिमाग को भी पढ़ सकता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा जापान, ठीक है फ्रेंड्स। और जापान की राजधानी क्या होती है? तो फ्रेंड्स जापान की राजधानी टोक्यो है। करेंसी क्या है? येन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी अब हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसके बारे में जो भी आप जानते हैं यहाँ की करेंसी, यहाँ की मुद्रा जो कुछ, तो आप कमेंट पर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की करेंसी रेनमिनबी है, उसका एक पार्ट युआन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है हैती देश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स हैती देश की राजधानी क्या है? देखिए अब पोर्ट ओ प्रिंस है, किंगस्टन है, ब्रिज टाउन है, कैरिकस है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पोर्ट ओ प्रिंस जो है हैती देश की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो आपको बताना है दिल्ली में किया गया है, लेह में किया गया है, चेन्नई में या जैसलमेर में। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान के जो है जैसलमेर में किया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जैसलमेर में किया गया है राजस्थान के। राष्ट्रीय ध्वज ये जो है विश्व का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखें। तो ये करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स
राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं, तो इसको आपको बताना है। बताइए, हिलाल अहमद बने हैं, सुखबीर सिंह बने हैं, रमेश सिंधी बने हैं या अनुराग कश्यप बने हैं। तो आपसे पूछा गया राफेल विमान जो है फ्रेंड्स, इसको उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं। ठीक है, तो राफेल अगर पूछा है राफेल जो है किस देश से भारत आए हैं, तो बताएंगे राफेल जो है, राफेल विमान फ्रेंड्स ये फ्रांस देश ने इनका निर्माण किया है, फ्रांस से आए थे भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए कि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पुरुष पायलट कौन बने, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिलाल अहमद। हिलाल अहमद जो है कहाँ से हैं अगर पूछा जाए, तो फ्रेंड्स हिलाल अहमद जो है ये जम्मू कश्मीर से हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, ये भी आप याद रखें। ठीक है, और ये राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नहीं बल्कि आइए कुछ मैंने वर्तमान के राज्य और उनके मुख्यमंत्री यानी करंट के लिए हैं, तो आइए फटाफट एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो बताएंगे जगन मोहन रेड्डी। जबकि अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार के नीतीश कुमार, और इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गोवा के प्रमोद सावंत, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मोहनलाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, झारखंड हेमंत सोरेन। ठीक है, फिर कौन? हेमंत सोरेन, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के BS येदियुरप्पा, केरल के P विजयन, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछे मणिपुर के तो N बीरेन सिंह, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेघालय के कौन है, तो मेघालय के कॉनराड संगमा है, और मिजोरम के जोरमथंगा है, नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं, उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, पंजाब के भगवंत मान हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। जबकि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के कौन है, सिक्किम के प्रेम सिंह गोले हैं, तमिलनाडु के MK स्टालिन हैं, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं, त्रिपुरा के माणिक शाह हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। तो ठीक है, ये जो है अभी फिलहाल में अपडेटेड है लिस्ट जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो इनको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि मनाया जाता है, तो आपको बताना है फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, महारानी विक्टोरिया या कार्ला वाल्टन या मैरी सिकोल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर विश्व भर में अर्थात 2 मई को जो है क्या मनाया जाता है, तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फ्रेंड्स कहते हैं लेडी विथ द लैम्प। क्या कहते हैं पूछा जाए, लेडी विथ द लैम्प किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, रक्त का pH मान होता है, बताना है रक्त का pH मान कितना होता है, 5.0, 6.4, 7.4 या 8.0। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रक्त का pH मान जो होता है फ्रेंड्स 7.4 होता है। कितना होता है 7.4। जबकि रक्त के साथ अगर बात करें किसकी, आंसू की, तो आंसू का pH मान भी फ्रेंड्स यही होता है 7.4। तो रक्त और आंसू के दोनों के pH मान 7.4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बात है किसकी फ्रेंड्स, pH की। तो pH का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, तो आप बताएंगे P से पोटेंशियल ऑफ, H से हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन pH का फुल फॉर्म होता है। और pH पैमाने की पूछे खोज किसने की थी, तो बताएंगे सोरेनसन ने। किसने, तो बताएंगे सोरेनसन ने pH पैमाने की यानी pH की पैमाने की खोज की थी, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, तो आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको भी डिस्कस कर लें और कुछ और pH यानी कि pH पैमाने के बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर pH पैमाने की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए ये pH पैमाना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, pH पैमाने के बारे में बात करें, देखिए अगर 7 है आपका किसी का pH मान कितना है, 7 है, तो 7 होता है यानी कि आप कह सकते हैं न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन। अगर किसी का pH मान 7 है तो यानी कि उदासीन है, और अगर 7 से ज़रा सा भी कम हो गया तो फ्रेंड्स वो अम्लीय हो जाता है यानी कि एसिडिक। क्या हो जाता है, अम्लीय। ठीक है, 7 से कम हो गया तो अम्लीय, और 7 से अगर बढ़ गया फ्रेंड्स तो आप बताएंगे ये कैसा, ये हो जाता है क्षारी। कैसा हो जाता है, क्षारी यानी कि कह सकते हैं बेस। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के रक्त में कितने pH मान में अगर कमी हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बताएंगे 0.2 की। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में जो है 0.2 की कमी हो गई तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ पर बात करें pH पैमाने की, मैंने आपको बता दिया कि खोज SP सोरेनसन ने की थी, और रक्त और आंसू का pH मान कितना 7.4 होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें कुछ pH और मान की, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए जल और नमक और मिट्टी का pH मान कितना होता है, जल, नमक और मिट्टी का। तो आप 7 दिन देखिए जल पीते हैं, 7 दिन नमक खाते हैं खाने में, 7 दिन मिट्टी में रहते हैं, तो इसका pH मान हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें
कि दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध और चाय का। तो दूध और चाय का पीएच मान फ्रेंड्स होता है आपका 6.4। कितना होता है, 6.4 होता है दूध का पीएच मान, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स जैसे नींबू की, किसकी, नींबू की पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान होता है फ्रेंड्स 2.4। और इसी प्रकार अगर हम सिरके की बात कर लें, सिरके तो सिरके की कितने होता है पीएच मान, तो सिरके का पीएच मान होता है 3। कितना होता है, 3। शराब के पीएच मान की बात कर लें तो शराब का पीएच मान होता है फ्रेंड्स शराब का पीएच मान होता है 2.8। कितना होता है, 2.8 होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि मानव की लार का पीएच मान कितना होता है, तो मैंने लार का आपको बताया, आप मुझे कमेंट करके बताएं लार का पीएच मान कितना होता है। जबकि अगर समुद्र के जल की बात करें तो 8.5 होता है समुद्र के जल का पीएच मान। और मानव के मूत्र का पीएच मान पूछा जाए तो 4.8 से लेकर 8.4 ये मानव के मूत्र का पीएच मान होता है, ठीक है। मानव के मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। और अगर पूछा जाए कि अंडे का पीएच मान कितना होता है, तो अंडे का पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7.8। आजकल देखिए अंडे 2 लेंगे कितने के, 8 और 7 जोड़ो कितने हो गए, तो 15 रुपये के आजकल 2 अंडे मिल रहे हैं। तो 7.8 बताएंगे, कितना, 7.8 अंडे का पीएच मान होता है। और अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफ़ी का पीएच मान फ्रेंड्स 5 होता है। कितना, 5। और सेब का अगर पीएच मान पूछा जाए, सेब का, और सेब का साथ में अगर पूछ ले सोडा का, सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 3 होता है। कितना, 3 होता है आपका पीएच मान, ठीक है। और 3 मैंने बताया था सिरके का भी होता है। और अगर आपसे पूछा है अचार का पीएच मान कितना होता है, तो अचार का होता है 3.5 से लेकर 3.9, 3.5 से लेकर 3.9 होता है। जबकि टमाटर का पीएच मान पूछा जाए, टमाटर का पीएच मान होता है फ्रेंड 4.1। कितना, 4.1, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा का पीएच मान पूछा जाए, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का, खाने वाले सोडे का, तो इसका होता है 8.3 होता है। कितना होता है, 8.3। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो अमोनिया का होता है फ्रेंड्स 11। और हाँ, सेब में पूछा जाए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो बताएंगे जो सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, मैलिक अम्ल होता है। और यहाँ पर लिखा है पित्त का अगर पूछा जाए, देखिए पित्त का किस पीएच मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन लिखा है 7.4। तो 7.4 में अगर आप एक बढ़ा दें 7.5, तो ये जो है पित्त का पीएच मान होता है। ये लिखा है ना 7.4, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 7.5 होता है आपका पित्त का पीएच मान। और अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 0 होता है मात्र। कितना, 0। तो ये पीएच मान से मैंने आपको सारे रिवीजन करा दिया, तो याद रखेंगे। अगर पूछा जाए किसी का पीएच मान कितना होने पर उदासीन होता है, तो 7 होने पर उदासीन होता है। और पीएच मान इधर 0 से लेकर कितना, 14 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, परमाणु बम का विकास किसने किया, बताना है। वर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने, या सैमुअल कोहेन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने है परमाणु बम का फ्रेंड्स यानी खोज किया था। अब परमाणु बम के अगर बारे में बात करें तो परमाणु बम किस पर आधारित है, तो बताएंगे ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। जबकि अगर हाइड्रोजन बम की बात कर लें तो हाइड्रोजन बम, आप बताएं हाइड्रोजन बम की खोज किसने की और ये किस पर आधारित है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर खोज और कुछ आविष्कारक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात अगर करें, देखिए कुछ खोज और आविष्कारक की अगर हम पूछे, यहाँ पर बताइए रिवॉल्वर की खोज कौन किए, रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर की खोज कौन किए थे, तो सैमुअल कोल्ट। कौन किए हैं, सैमुअल कोल्ट, ठीक है, रिवॉल्वर की खोज। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ट्रांसफ़र की खोज किसने की, ट्रांसफार्मर की खोज कौन की, तो ट्रांसफार्मर की खोज की है माइकल फैराडे। कौन की, माइकल फैराडे। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए बैरोमीटर की खोज किसने की थी, बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर की खोज फ्रेंड्स किए थे टॉर्सेली। कौन किए थे, ई टॉर्सेली। और अगर आपसे पूछा जाए कि टीवी की खोज कौन किए थे, टीवी, तो टीवी की खोज किए थे जे.एल. बेयर्ड। अगर आपसे पूछा जाए बाल पेन की खोज किसने, बाल पेन यानी कि बाल पेन की खोज कौन किया था, तो बाल पेन की खोज किए थे फ्रेंड्स कौन, तो बताएंगे जे.एल. लुज। और पूछा जाए फाउंटेन पेन की खोज किसने की, तो लेविस वाटरमैन ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मामीटर की खोज की है, तो बताएंगे डैनियल फॉरेनहाइट। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की खोज किसने की, तो कंप्यूटर की खोज की चार्ल्स बैबेज। किसने किया, चार्ल्स बैबेज। और आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए कंप्यूटर की, तो चार्ल्स बैबेज ने किया। और अगर आपसे पूछा टेलीफोन की खोज कौन की है, टेलीफोन,
तो टेलीफोन की बताइए, फोन किसने की? तो टेलीविज़न की खोज की है फ्रेंड्स ग्राहम बेल। और विद्युत बल्ब ग्रामोफोन की खोज की है थॉमस अल्वा एडिसन। और अगर पूछा जाए विद्युत प्रेस की खोज कौन की है? तो हेनरी सीले, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? तो स्टेथोस्कोप की खोज की रेने लेनेक। किसने? रेने लेनेक ने, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक बताएंगे फ्रेंड्स कौन है? तो आप कमेंट करके बताएं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल की खोज कौन किए थे? मोबाइल की खोज किए थे, बताएंगे मार्टिन कूपर। मोबाइल की मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। और अगर आपसे पूछा जाए हवाई जहाज़, तो राइट ब्रदर्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि साइकिल की खोज कौन थे? मैकमिलन। और अगर आपसे पूछा जाए कि कागज़ की खोज किसने की थी? तो चीन के साइंटिस्ट साइलून ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए जैसे हाँ, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स माचिस की खोज किसने की थी? माचिस की खोज किसने की थी? माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे जॉन वॉकर ने। किसने? जॉन वॉकर ने माचिस की खोज किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए बिजली की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब बातें आप याद रखिए, तो इनसे भी आपका आविष्कारक से हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर। और हाँ, हाइड्रोजन बम की अगर बारे में बात करें तो मैंने हाइड्रोजन बम के बारे में आपसे पूछा था, आपका कमेंट कर देना मुझे। तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की है। किसने? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की है। हाइड्रोजन बम जो है फ्रेंड्स नाभिकीय की संलयन पर आधारित रहता है, ठीक है। और परमाणु बम की खोज की है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संशोधन के अधिनियम के तहत किए गए थे। तो आप जो बता रहे हैं उद्देशिका है, ठीक है। उद्देशिका यानी उद्देशिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स इसमें पूछा है परिवर्तन के संशोधन अधिनियम के तहत किए गए थे। तो आपको बताना है फ्रेंड्स 38वां संविधान संशोधन या 40वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत की संविधान की उद्देशिका अर्थात उद्देशिका को ही कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। इसमें जो है फ्रेंड्स संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए थे। कब? तो बताएंगे 1976 में। कब किए गए थे? 1976 में किए गए थे। और इसमें जो है फ्रेंड्स 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को? 3 शब्दों को। आइए बताते हैं कौन कौन से। तो देखिए इसमें 3 शब्द थे। एक आपका था धर्मनिरपेक्ष, एक था समाजवाद और एक था अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि केशवानंद भारती बनाम संघवाद के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था फ्रेंड्स, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर है 42वें संविधान संशोधन की बात, तो ये जो है ना मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान के अंतर्गत। और मैंने बताया संविधान की जो उद्देशिका है इसी को प्रस्तावना कहते हैं। और संविधान की अगर पूछा जाए कि संविधान की उद्देशिका को जो है अर्थात संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार फिर संशोधन किया गया है। तो कब किया गया था? सबसे पहले तो बताएंगे 1951 में केवल एक बार जो है अभी तक इसकी अर्थात प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में कितनी बार? एक बार 1951 में किया गया। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए ये 42वें संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन को फ्रेंड्स लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। पूछा जाए लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो लघु संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, आप याद रखेंगे। जबकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है फ्रेंड्स। और संविधान में संशोधन किया जाता है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत। और भाग पूछे तो भाग 20 में। किसमें? भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में। यह भी याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ,
देखिए यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन से आइए मैं और आपको कुछ यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। देखिए अगर सब थोड़ी सी यहाँ से जगह लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1976 में, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। इसी में 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही फ्रेंड्स शिक्षा को जो है फ्रेंड्स राज्य सूची से समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में लाया गया था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऐसी 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था और उसको रख दिया गया था फ्रेंड्स 300 का में, किसमें, 300 का में रख दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको 300 का में रखा गया, ठीक है। और ऐसी एक संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बताएंगे, 1985 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, दल बदल कानून संविधान संशोधन किया गया, दल बदल कानून संविधान संशोधन किया गया था। और दल बदल कानून का वर्णन संविधान की अनुसूची 10 में है। इसके बाद फिर 52 के बाद फिर हुआ था फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1989 में। और इसमें क्या किया गया था, तो जो मतदान वोट डालने की आयु है फ्रेंड्स, वो पहले हुआ करती थी 21 वर्ष, 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया था राजीव गांधी के शासनकाल में। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात कर लें तो देखिए, इसके बाद बात कर लें तो फिर हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये हुआ था फ्रेंड्स 1993 में, 1993। इसमें क्या हुआ था, तो फ्रेंड्स बताएंगे, संपूर्ण पूरे भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो 52 में जो है पंचायती राज व्यवस्था यानी कि लागू हुआ था। 73वां संविधान जो है 1992 में लागू हुआ था, लेकिन जो है 93 से जो है फ्रेंड्स पारित कर दिया गया था, ठीक है। तो पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को पारित मतलब जो है 1992 में इसको कह सकते हैं लगाया गया था, लेकिन पूरा संपूर्ण भारत में 1993 से लगा था, संपूर्ण भारत में। तो आप याद रखना जो है 1993 में संपूर्ण भारत में लगा था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन, तो फ्रेंड्स ये 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष को जो बालक हैं, बच्चों, उनको शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है 21A के अंतर्गत। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और ऐसे ही एक संविधान संशोधन अगर कर ले, 92वें संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, भाषाओं को जोड़ा गया था, भाषाओं को, क्योंकि जब संविधान बना तो 14 भाषाएं थी, अब 22 हैं। तो इसमें भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, डोगरी, कौन कौन सी, डोगरी जोड़ी गई थी, देखिए डोगरी जोड़ी गई थी। और साथ ही यहाँ पर बोडो, कौन सी, बोडो जोड़ी थी। और बोडो के साथ साथ फ्रेंड्स मैथिली, कौन सी, मैथिली जोड़ी थी। मैथिली के साथ साथ संथाली ये जोड़ी गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बोडो आपकी कहाँ बोली जाती है, असम में, मैथिली आपकी बिहार में, और संथाली जो है असम, झारखंड दोनों जगह बोली जाती है, ठीक है। तो ये 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फ्रेंड्स 2003 में जो है इनको जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब संविधान में भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है भारत की संविधान सभा ने अर्थात किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है किस तिथि को संविधान सभा ने अपनाया था। देखिए संविधान सभा ने अगर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की बात करें कब अपनाया था, तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था, आपको बताना है 22 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 22 जुलाई 1947 को, या फ्रेंड्स 22 जुलाई 1948 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 22 जुलाई 1947 को जो है अर्थात संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ध्वज की बात है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की बात है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का अगर पूछा जाए अनुपात कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 3:2 होता है, ठीक है। और पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा जिसे हम कहते हैं, अर्थात हमारे देश की शान तिरंगा, तो फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, तो बताएंगे पिंगली बकैया ने। अभी आप जान रहे हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त में इस बार काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन बने, तो इसको पिंगली बकैया ने डिज़ाइन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा है राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सबसे पहले विदेश में अर्थात किसने फहराया था, तो बताएंगे मैडम भीखा जी कामा ने, मैडम भीखा जी कामा रुस्तमा ने इनको सबसे पहले विदेश में फहराया था। और कहाँ, तो आप बताएंगे इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में
राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जर्मनी में, ठीक है फ्रेंड्स। और मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय ध्वज में चक्र लिया गया है, जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र होता है फ्रेंड्स, चक्र होता है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये जो चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 3 रंग होते हैं, जो केसरिया रंग होता है वो बलिदानी का प्रतीक होता है, और जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है, जो हरा रंग होता है फ्रेंड्स, कौन सा हरा रंग जो आप जो है देखते हैं, हरा रंग जो है फ्रेंड्स वो खुशियाँ यानी कि हरियाली का प्रतीक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव में, कहाँ उत्तरी ध्रुव में तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आप बताएंगे इनका नाम प्रीति सेन गुप्ता, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव में तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात कर लें कुछ, आइए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके ऑप्शन लिखे तो इनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम बात कर लें जैसे कि 1950 में जो है 1947 की बात हमने कर ली, 1947 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने अपनाया था। और अगर बात कर ले 1950, जैसे 1948 है, 1947 यहाँ पर लिखा है, 1950 लिखा हुआ है, तो देखो 1949 में अगर बात करें तो क्या हुआ था, और 1950 में क्या हुआ था, तो हमारी जो संविधान ने क्या किया था, 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को अर्थात हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था संविधान सभा ने, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, तो आप ये भी याद रखेंगे। जबकि अगर हम बात कर ले 1950 की, तो देखिए 1950 में क्या हुआ था, संविधान सभा ने फिर से अर्थात निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी और 1950 को। और निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के 324 अनुच्छेद में, मुख्यालय नई दिल्ली में। और अगर बात करें, देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसको कहते हैं वंदे मातरम, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया था, भारत के राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्रीय गीत को, तो बताएंगे इसको अपनाया था 24 जनवरी 1900 अर्थात 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है जन गण मन, ठीक है, इसको कब अपनाया था, तो फ्रेंड्स इसको भी जो है 24 जनवरी 1950 को, यानी कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें जो भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, इसके रचयिता कौन है, आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ अशोक के स्तंभ से, वह कब अपनाया गया था, तो बताएंगे उसको भैया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। हमारा संविधान भी कब लागू हुआ था, तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और सारनाथ से अशोक के स्तंभ को भी अपनाया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो फ्रेंड्स आपको बताना सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है, जेनॉन है, रेडॉन है, नियॉन है, ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑर्गन जो है फ्रेंड्स यह सबसे सर्वाधिक मात्रा में वातावरण में पाई जाती है, तो कितनी है फ्रेंड्स, देखिए वैसे तो अगर यहाँ पर बात हुई है कौन सी निष्क्रिय बोले तो फ्रेंड्स यानी कि अक्रिय गैस के बारे में, तो ऑर्गन गैस होती है 0.04% होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और वायुमंडल में अगर पूछे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 72% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 0.04% तक, ठीक है। और अगर आपसे का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि किस गैस को अजनबी गैस कहते हैं, तो फ्रेंड्स जेनान जो गैस होती है इसे अजनबी गैस कहते हैं। रेडान एकमात्र ऐसी गैस होती है फ्रेंड्स जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और फ्रेंड्स रेडान गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज में यानी सिकाई में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। और जो अगर ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का प्रयोग जो है फ्रेंड्स इसमें पारे की ट्यूबलाइट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्गन गैस का प्रयोग, तो आप ये भी याद रखेंगे। और गैसों के बारे में आप जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे वॉच करें जाके। और मेरे सारे वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए तो यहाँ से आपको जीके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसी को 1 बार 2 बार देख लीजिए और आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपसे अगर पूछूँ कि क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है
ये बैक्टीरिया को मारने में काम आती है और अर्थात जल को स्वच्छ करने में काम आती है। और क्लोरीन गैस की खोज किसने की है, तो आप हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका सामने, चलिए आइए कुछ यहाँ पर मैचिंग दी हुई है। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। आइए बताइए कि कौन से इसमें एक सुमेलित नहीं है। तो बताना है आपको फ्रेंड्स, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन नहीं है, भाग 3 में मूल अधिकार का नहीं है, या भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात किसकी, यहाँ पर बात है कि सुमेलित कौन नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, तो ये एकदम राइट है। अगर देखिए एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर लें नागरिकता की, तो भाग 2 में है, जबकि अगर बात कर लें यहाँ पर लिखा हुआ भाग 3 में, तो यहाँ पर मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार यानी कि इसे कहते हैं मौलिक अधिकार। ये भाग किस में है, तो भाग 3 में इसका वर्णन है फ्रेंड्स। किस में, भाग 3 में, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर बताएं मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 3 में है और ये इनकी पूछी जाए तो ये 12 से 35 तक हैं। कितने, 12 से 35 तक हैं, आप ये भी याद रखेंगे, 12 से 35 तक। और अगर बात करें इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का किसे, तो मूल अधिकार को यानी मौलिक अधिकार को, जो अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। 12 से 35 तक है, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका वर्णन भाग 3 में है, ठीक है। और अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है भाग 4, क्या लिखा हुआ है, भाग 4। तो भाग 4 में किसका वर्णन है, तो भाग 4 में बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किस देश के संविधान से लिए गए, तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं आयरलैंड यानी आयरलैंड देश के संविधान से ये लिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर बात किया जाए भाग 4 में इसका वर्णन है, किसमें, भाग 4 में। और फ्रेंड्स इसमें बताएंगे ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भाग 4 में है। और अनुच्छेद इसका वर्णन है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। जबकि मैंने मूल अधिकार बताया ये 12 से 35 तक हैं, ठीक है। भाग 3 में है 12 से 35 तक है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो फ्रेंड्स ये आप हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन भाग 5 में इनका वर्णन नहीं है। भाग 5 में किसका है, तो भाग 5 ये बताएंगे संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। किसका है, तो संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, संघीय न्यायपालिका, ठीक है फ्रेंड्स, इसका वर्णन है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ताबड़तोड़ वीडियो मिलेगा आपको। उसमें सारी आपकी मैचिंग होंगी। मैं आपको कम से कम यानी कि 100+ मैचिंग करवाने वाला हूँ, साइंस से, जीके से, नागरिक शास्त्र से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, यानी सारी मैचिंग टोटल हैं उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो आप जो है सपोर्ट करें, क्लास लाइक करें, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको ज़्यादा देखते हैं, मैं फालतू का कोई बातचीत यहाँ नहीं करता हूँ वीडियो में। चलिए तो ये सारा हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसमें क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, फेबुला है, टिबिया है, स्टेपिस है, फीमर है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई, क्या पूछी गई फ्रेंड्स, हड्डी पूछी गई, सबसे बड़ी हड्डी के बारे में। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है फ्रेंड्स, जो हमारी जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये हमारे अर्थात जांग में पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। जबकि अगर बात कर लें यहाँ पर फ्रेंड्स टीबिया नामक हड्डी की और फेबुला, तो टीबिया फेबुला भी फ्रेंड्स हमारी ये दोनों हड्डियाँ पैर के निचले वाले यानी हिस्से में पाई जाती हैं, फेबुला और टेबिया, ठीक है फ्रेंड्स। स्टीपीज हम पूछे, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टीपीज, ये कहाँ, कान में पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, कान में। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज या स्टेपी हड्डी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हड्डी के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए हड्डी का अगर आपसे पूछे हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स ऑस्टियोसाइट। क्या कहलाता है, तो बताएंगे ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोसाइट कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। हड्डियों में पूछा जाए हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बताएंगे हड्डियों में जो है फ्रेंड्स ओसिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा, ओसिन नामक प्रोटीन होता है हड्डी में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी और मांसपेशी जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, हड्डी और मांसपेशी जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। और अगर पूछा जाए हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो हड्डी प्लस हड्डी ऊतक को जोड़ने वाले यानी ऊतक को फ्रेंड्स कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखना।
और अगर पूछा जाए हड्डी कैसा ऊतक होता है तो संयोजी ऊतक होता है जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट किए हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमको कमेंट कर बताएं कि हमारे अर्थात हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आप ये हमको कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि हमारे शरीर में कुल कितनी 300, एक बच्चे में 300 प्लस हड्डी होती है और वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, बच्चे में 300 प्लस हड्डी होती है, वयस्क के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और पसलियों की संख्या पूछी जाए तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे पसलियाँ हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कुल 24 होती है, जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। और हाथ में हमारी कुल कितनी हड्डी होती है, तो आप ये हमें कमेंट कर के बताएं एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है। मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो हड्डियों की संख्या हाथ में कितनी होती है ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर में है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, जो लक्षद्वीप समूह है फ्रेंड्स वह अरब सागर में स्थित है। कहाँ है, अरब सागर। जबकि अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है बसंत कुमार विश्वास थे, सोहन सिंह भगना थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, या भगत सिंह थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सोहन सिंह भगना जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। जबकि गदर पार्टी की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और जो इसके नेता थे फ्रेंड्स गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की थी। और फ्रेंड्स सोहन सिंह भगना को जो है गदर पार्टी का संस्थापक बनाया था, लाला हरदयाल जो है फ्रेंड्स इसके नेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जबकि यहाँ पर बात है फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल की, राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा कथन दिया था, ये आपको जो है फ्रेंड्स आप हमें बताएं। और यहाँ पर देखिए बात हुई है किसकी, भगत सिंह की। तो भगत सिंह को फ्रेंड्स जो है भगत सिंह जो है कब, तो बताएंगे 23 मार्च 1931 को इनको फ्रेंड्स फांसी पर जो है फ्रेंड्स चढ़ाया गया था। कहाँ, लाहौर में। तो ये भगत सिंह शहीद कब हुए थे, तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। और आप हमें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताएं, इन्होंने कौन सा कथन दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर बात हुई है फ्रेंड्स भगत सिंह जी की भी हुई है और राम प्रसाद बिस्मिल की हुई है। तो इनके बारे में आपने बताया। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करें, इन्होंने एक कथन दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने, तो बताएंगे राम प्रसाद बिस्मिल ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। भगत सिंह ने क्या कहा था, साम्राज्यवाद का नाश हो। और इन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने बम फेंकते हुए किया था। कब, तो बताएंगे 1929 में दिल्ली असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम विस्फोट किया गया था। तब इन्होंने इसको कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर भगत सिंह के बारे में बात करें फ्रेंड्स, देखिए भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी और बात कर ली जाए तो जो है जब लाला लाजपत राय भारत साइमन कमीशन आया था, कब, 1928 में। तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अर्थात 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। तो वहाँ ये पकड़ गए थे और इनके साथ वहाँ पे साथी कौन थे, बटुकेश्वर दत्त थे। और वहाँ पे इन्होंने ये नारे को लगाया था। ठीक है, उन साथ में। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में जो है शहीद हो गए थे, इनको फांसी दे दी गई थी पाकिस्तान के लाहौर में। और भगत सिंह जो है फ्रेंड्स बात की इनको फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो इनको फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था फ्रेंड्स जेसी हिल्टन। कौन था, जेसी हिल्टन, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए कि भगत सिंह जो है किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो भगत सिंह के बारे में बात करें तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। भगत सिंह की पुस्तक पूछे तो वाई एम आई एथिस्ट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है, मंगल ग्रह है, शुक्र है, शनि है, या पृथ्वी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह फ्रेंड्स शुक्र है। कौन सा, शुक्र है। शुक्र को भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। जबकि यहाँ पे बताया था कि मंगल ग्रह के बारे में बात करें, मंगल ग्रह जो है फ्रेंड्स अर्थात इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, मंगल ग्रह को जो है यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं, ऑरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल है। और इस जो है रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, मंगल ग्रह। ठीक है, याद रखेंगे। और
मंगल ग्रह कितने अंश पर झुका हुआ है, तो 25 डिग्री अंश पे कोण पे अर्थात झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात है फ्रेंड, तो शनि ग्रह को जो है वलययुक्त ग्रह कहते हैं। कैसा? वलययुक्त, यानी कि छल्ले वाला ग्रह कैसे कहते हैं? किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, तो बताएंगे शनि ग्रह में वलययुक्त ग्रह है, अर्थात इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर शनि ग्रह के बारे में बात करें, शनि ग्रह के उपग्रह कितने, तो ये आप हमें बताएं कमेंट करके, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए शनि ग्रह की मैंने बात की है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह बताएं, तो शनि ग्रह के जो है फ्रेंड्स 82 उपग्रह हैं, सैटेलाइट कितने, 82। शनि ग्रह को फ्रेंड्स तैरता हुआ उपग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरता हुआ। और शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं, और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो फ्रेंड्स याद रखना टाइटन है, इसके सबसे बड़ा उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है क्या, तो बताएंगे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं, उसमें से शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं, और सबसे बड़ा इसका उपग्रह है टाइटन, ये भी याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए शनि जो ग्रह है इसे वलय युक्त ग्रह कहा जाता है, वलय की संख्या कितनी है, तो 7 वलय हैं, इसके चारों ओर जो है घूमते रहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो बताएंगे गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने फ्रेंड्स इसकी खोज की थी, आप ये भी याद रखना। ठीक है, और अगर पूछा जाए शनि ग्रह के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है, तो बताएंगे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। शनि ग्रह में ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और आप बताएं कमेंट करके हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता तत्व हाइड्रोजन तत्व है, और हाइड्रोजन गैस को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले उपग्रह किस ग्रह के थे, तो बृहस्पति के थे सबसे पहले। किसके थे, तो आप बताएंगे बृहस्पति के सबसे पहले उपग्रह थे। कितने थे, तो बताएंगे इसके थे 79 उपग्रह थे, लेकिन अब शनि ग्रह के ज़्यादा हो गए फ्रेंड्स, और नए खोज लिए गए, इसलिए 82 हो गए शनि के, और जो बृहस्पति के 79 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और फ्रेंड्स बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना। ठीक है, जबकि अगर बात करें बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 11 वर्ष और 9 महीने में लगाता है चक्कर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना, और शनि तो और भी ज़्यादा समय में लगाएगा। ठीक है, ये और दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये आपको बताना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। मानस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर राजस्थान में। सिमलीपाल बिहार में। तो सही बताना है कौन सा है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में है। जबकि अगर यहाँ पर बात करिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स वो कहाँ है, तो बताएंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व फ्रेंड्स कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, ये आप सारी बातें याद रखना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हाँ आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ से की गई है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ से की गई है, तो फ्रेंड्स ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हड़प्पा से की गई है, गुलोथल से की गई, राखीगढ़ी से, या कालीबंगा से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है बताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, देखिए इसका राइट तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई थी पुरातात्विक जो है सर्वेक्षण के द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज हुई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हरियाणा के राखीगढ़ी में फ्रेंड्स ये खोज हुई है, जो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात है यहाँ पर फ्रेंड्स किसकी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन हड़प्पा जैसे दिया गया है फ्रेंड्स, हड़प्पा। तो फ्रेंड्स हड़प्पा के बारे में सबसे पहले बात करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड्स हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और फ्रेंड्स बात कर लिया जाए हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये 1921 में हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, और यहाँ से पूछा जाए कि हड़प्पा से क्या फ्रेंड्स पाया गया है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है फ्रेंड्स, पाकिस्तान में। यहाँ से पाया गया आपके मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, गेहूँ और जौ पाए गए हैं, और फ्रेंड्स ताम्र और तुला यहाँ से पाया गया है, पासा पाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, खुदाई में। और यहाँ से फ्रेंड्स जो है एक
लाल बलुआ पत्थर और ओखली और ताबूत मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि जैसे आपका मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो जो है फ्रेंड्स सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ पर बात है फ्रेंड्स किसकी, लोथल की है। लोथल के बारे में जान लीजिए। देखिए लोथल के बारे में बात करें, ये कहाँ, ये गुजरात में है, गुजरात में लोथल, ठीक है। और यहाँ से जो है लोथल गुजरात में किस नदी के किनारे है, तो बताएंगे ये जो है अर्थात भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी, भोगवा, जैसे साबरमती नदी भी कहते हैं, ठीक है। लोथल की खोज किसने की थी, तो बताएंगे इसकी खोज रंगनाथ ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ ने। और पूछा जाए कब की थी, तो 1954 में खोज की थी, ठीक है। और जैसे पूछा जाए कि यहाँ से जो है क्या प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे लोथल से जो है बंदरगाह पाया गया। लोथल बंदरगाह की खोज जो की थी वो रंगनाथ ने की थी। यहाँ से एक बंदरगाह मिला है, बंदरगाह के साथ साथ यहाँ से पैमानों की खोज भी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है, पैमानों की खोज हुई है, ये सब याद रखना, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी के बारे में जान लीजिए। देखिए राखी गढ़ी हमने बताया हरियाणा में है, और राखी गढ़ी ये कहाँ है, हरियाणा में। और ये किस नदी के किनारे है, तो बताएंगे सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी, सरस्वती नदी के किनारे है। और जो है इसकी खोज किसने किए थे, राखी गढ़ी की, तो बताएंगे डॉक्टर सूरज भान ने जो है राखी गढ़ी की खोज की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कालीबंगा, तो कालीबंगा के बारे में जान लीजिए। देखिए कालीबंगा के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कालीबंगा को जो है फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो कालीबंगा को कहते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। क्या कहते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। ये कहाँ है, तो बताएंगे काले रंग की चूड़ियाँ, यह राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में है। और घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ है, तो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज आप बताएंगे अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। अगर पूछा जाए कब की थी, तो बताएंगे 1951 में की थी फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ से कालीबंगा से फ्रेंड्स क्या पाया गया है, तो कालीबंगा से आप क्या बताएंगे, क्या पाया गया, कालीबंगा से इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। और यहाँ से आपका क्या पाया गया है, तो बताएंगे कि यहाँ से जो है हल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। और दूसरी चीज़ यहाँ से बलि प्रथा मिली है। क्या मिली है, बलि प्रथा के साथ साथ यहाँ से फ्रेंड्स हवन कुंड मिला है। क्या मिला है, हवन कुंड, मस्तों का झुंड, बोलो क्या करेंगे, हवन कुंड। और इसके बाद यहाँ मिला है अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत यानी कि डिज़ाइन बनी हुई ईंटें, ठीक है। तो ये सब मिले हैं कहाँ से, कालीबंगा से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो बहुत कुछ बता दिया। पिछले वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है उसको वॉच करिए, उसमें सब कुछ आपको बताया गया है। क्लास लाइक नहीं किया, लाइक करें, अच्छा लगा तो शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स लिखा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ तो देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित सूची एक को सूची से तो मिलान कीजिए और उसको फिर मिलाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है फ्रेंड्स कि मार्ले मिंटो सुधार है, साइमन कमीशन है, चौरी चौरा घटना है, डांडी मार्च है। देखिए अगर यहाँ पर बात कर ले मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो ये फ्रेंड्स 1909 में हुआ था। क्या कब हुआ था, 1909 में हुआ था, ठीक है। और साइमन कमीशन जो है भारत कब आया, तो 1928 में आया था। और अगर चौरी चौरा घटना की बात कर लें, ये कब हुई थी, तो ये फ्रेंड्स 1922 में हुई थी। डांडी मार्च कब हुआ था, तो बताएंगे ये 1930 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये वर्ष नहीं पूछ रहा, ये हमसे पूछ रहा है ये किस घटना के लिए है, इसका परिणाम क्या निकल के आया। देखिए अगर फ्रेंड्स बात की मार्ले मिंटो सुधार, तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये संबंधित है आपका यानी कि किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये संबंधित है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से। मुसलमानों को इसमें निर्वाचन की व्यवस्था की थी, ठीक है। मार्ले मिंटो यानी कि जो लॉर्ड मिंटो था उसने, ठीक है फ्रेंड्स, 1909 में। और साइमन कमीशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, साइमन कमीशन जो है 1928 में हुआ था, देशव्यापी आंदोलन हो गया था, ठीक है। इसमें जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और चौरी चौरा घटना की बात करें फ्रेंड्स, इसमें क्या था, तो चौरी चौरा घटना में जो है फ्रेंड्स से बात करें ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, ठीक है। तो ये जो है ना गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरी घटना। और बात करें डांडी मार्च से, तो डांडी मार्च फ्रेंड्स कब हुआ था, 1930 में हुआ था। नमक का अवैध निर्माण के लिए महात्मा गांधी जो है अर्थात डांडी गांव पहुंच के नमक कानून जो है तोड़ा था, ठीक है, नमक बना करके। तो ये इसका क्या मिल गया, तो आप देख लीजिए और इसके बाद क्रमांक बना लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बनेगा जाके आपका 3125, ठीक है, लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपको बताना है 1918 में, 1925 में, 1929 में या 1931 में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1925 में सरोजिनी नायडू को अर्थात कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की। जबकि अगर पूछा जाए आपको तो महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, तो फ्रेंड्स इन्होंने 1924 में बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता की
की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, सिर्फ एक बार। और यहाँ पर अगर देखिए फ्रेंड्स बात कर लें 1918 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1918 में जो है महात्मा गांधी ने अर्थात जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। और फ्रेंड्स उन्होंने 1918 में ही जो है खेड़ा आंदोलन भी किया था, ठीक है। और अगर 1900 यहाँ पर लिखा है 29, तो 1929 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1929 में जो है भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट किया था, ठीक है। और 1931 में गांधी रिवर समझौता हुआ था और अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो गांधी रिवर समझौता 1931 में और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, और हाँ आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू की द्वारा लिखित पुस्तकें जो है वो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इन्हें भारत कोकिला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, बताइए। दादा भाई नौरोजी हैं, लाला लाजपत राय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से हैं फ्रेंड्स? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु पूछे जाए तो बताएंगे कौन है? तो बताएंगे महादेव गोविंद रानाडे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है, तो बताएंगे इनके हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ी सी बात कर लिया जाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को फ्रेंड्स शेर ए पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब तथा पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब कहा जाता है और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने की थी, और लक्ष्मी बीमा कंपनी की। कौन सी? लक्ष्मी बीमा कंपनी की। तो आप याद रखेंगे ये भी। और दूसरी बात यह है कि लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। साइमन कमीशन गरम दल के नेता थे फ्रेंड्स, ठीक है। लाल बाल पाल याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर बात कर लें फ्रेंड्स, हम सब के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया हुआ है, आप देख लें, जाके वॉच करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है ये वाला, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मैराथन दे रहा हूँ। ये मान लीजिए पूरा एग्जाम में आपको यहीं से मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर बात नहीं हुई, सिर पे तो नहीं हुई है फ्रेंड्स, किसके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो आइए इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो देखिए अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष। भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष। तो वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं दादा भाई नौरोजी जी को, ठीक है। और अगर पूछा जाए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन संसद के सदस्य चुनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन संसद के सदस्य चुनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, भारतीय, ठीक है। और पूछा जाए ट्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ट्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो संबंधित है दादा भाई नौरोजी से। और पूछा जाए धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपसे कि रफ्त गोफ्तार, क्या पूछा जाए फ्रेंड्स? अगर आपसे पूछा जाए कि रफ्त गोफ्तार और अगर पूछा जाए समाचार पत्र किसने लिखा था? रफ्त गोफ्तार समाचार पत्र। तो आप बताएंगे ये समाचार पत्र लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। जबकि दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, तो आप वो याद रखना। कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है फ्रेंड्स। और एक इनकी पुस्तक है पॉवर्टी, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी बात करें तो दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स जो है दूसरे वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कब? तो बताएंगे 1886 में इन्होंने जो है दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स, कलकत्ता की। कहाँ की? तो कलकत्ता के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरे वाली की थी कलकत्ता में 1886 में, इसके बाद 1887 में इन्होंने की थी कहाँ? तो लाहौर में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में, ठीक है। ये कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये जो है इन्होंने अर्थात नहीं सॉरी 87 में नहीं की थी, 87 में नहीं की थी फ्रेंड्स। पहली वाली जो है इन्होंने 1886 में की थी। कब की थी? 1886 में कलकत्ता में की थी दूसरे वाली की। इसके बाद फिर उन्होंने 1990 की थी, 90 की। वो कब की थी? तो 1893 में की थी, ठीक है फ्रेंड्स, 1893। ये कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है तीनों कलकत्ता ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है इन्होंने,
ठीक है। इसके बाद 1906 में भी फ्रेंड्स इन्होंने की थी, ठीक है, कलकत्ता 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता। और कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हीं के द्वारा दिया गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। और भारत की एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आप जान लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय जो है सर्वप्रथम आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और अब किसके द्वारा किया जाता है? अब फ्रेंड्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी जिसे कहते हैं CSC, केंद्रीय सांख्यिकी केंद्रीय CSC के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, भारत के क्या लिखा हुआ है, भारत के कितने राज्यों की सीमा अर्थात भूटान के साथ लगती है? तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है, 4 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, 2 के या फिर 3 के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो है 4 राज्यों के साथ भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान के साथ लगती है। कितनी? 4। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात है कि सीमा की, तो देखिए कुछ सीमा से अगर कुछ क्वेश्चन बने तो आप जान लीजिए। अगर पूछे कि भूटान की सीमा जो है फ्रेंड्स, देखिए अगर सबसे ज़्यादा सीमा पूछा जाए भारत की किस देश के साथ लगती है, तो बताएंगे बांग्लादेश की लगती है फ्रेंड्स। किसकी लगती है? तो बताएंगे बांग्लादेश की। कितनी लगती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ फ्रेंड्स लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर लगती है। और इसके बाद चीन की बात करें, चाइना की लगती है फ्रेंड्स 3488 किलोमीटर। चाइना के बाद बात करें फ्रेंड्स पाकिस्तान की कितनी लगती है? तो 3323 किलोमीटर लगती है। और अगर पाकिस्तान की बात करें नेपाल, तो नेपाल की सीमा कितनी लगती है? तो बताएंगे 1751 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद बात करें म्यांमार की कितनी लगती है? तो म्यांमार की सीमा लगती है फ्रेंड्स 1643। कितनी? 1643 किलोमीटर। और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर बात कर लें नेपाल के बाद भूटान की कितनी लगती है, तो भूटान की सीमा फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान को जो है थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान का जो है क्या कहते हैं? थंडर ड्रैगन कहते हैं, ठीक है, थंडर बोल्ट ऑफ ड्रैगन कहते हैं। और अफगानिस्तान की अगर सीमा पूछे, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे कम लगती है, तो अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर लगती है। और यही सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। कितनी? 106 किलोमीटर। तो ठीक है, आप ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो बताना है जो हड़प्पा सभ्यता है फ्रेंड्स, ये किस युग से संबंधित है, किस युग की सभ्यता है? बताएंगे लौह युग की है, नवपाषाण की है, कांस्य युग की है, पुरापाषाण की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और फ्रेंड्स बात कर लिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है नवपाषाण। क्या लिखा हुआ है? नवपाषाण। तो नवपाषाण युग जो है और पुरापाषाण युग। तो देखिए पुरापाषाण युग के बारे में बात कर लें, नवपाषाण युग के बारे में बात कर लें, तो थोड़ा सा आप लाइन बने रहें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई? तो आप बताएंगे आग की खोज। किसकी? आग अर्थात अग्नि की खोज जो है आदि मानव ने जो है मनुष्य ने सबसे पहले पुरापाषाण काल में की थी, ठीक है, याद रखना, पुरापाषाण काल में। और इस काल में जो है भीमबेटका की गुफाएं जो है मानवों को जो यानी इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना, जो मध्य प्रदेश में है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। जबकि नवपाषाण काल की बात करें, इस काल में जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, तो जो नवपाषाण काल है इसमें फ्रेंड्स पहिए का आविष्कार हुआ। किसका? पहिए का। तो पहिया बनाया गया इस काल में। और इसमें क्या होता था, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना जो है अर्थात पालतू पशु किस काल में बनाया? तो बताएंगे नवपाषाण युग में, यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो है मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। और आप बताएं कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये कमेंट करके बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए लोहे के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बताएंगे अतरंजी खेड़ा। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और लोहे में कौन सी एक धातु है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुई अभी तक? तो बताएंगे यही लोहा है फ्रेंड्स। बाकी तो सब मिला है लेकिन लोहा नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे फ्रेंड्स जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य। बाकी मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उधर वॉच करें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, राष्ट्रीय आंदोलन, इनसे सबसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत कारगर वीडियो होगा, क्योंकि मैं वीडियो लंबा बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपका सब कुछ यहाँ से कवर हो जाए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अब आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आइए कुछ फटाफट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए जाएँ। तो देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो अंगूरों का उत्पादन है फ्रेंड्स, अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन की जो क्रिया होती है, प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे पिसीकल्चर कहते हैं। रेशम का उत्पादन आप देख पा रहे हैं कि रेशम का कीड़ा है फ्रेंड्स, ये रेशम का कीड़ा जो है सहसूत की पत्ती पर जो पालन होता है, तो रेशम का पालन का उत्पादन को क्या कहते हैं, तो इसे सेरीकल्चर कहते हैं। जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें बागवानी फसलों की, इसका उत्पादन हार्टिकल्चर का रहता है। जैतून की कृषि को फ्रेंड्स ओलोवी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात है फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पौधों को हवा में उगाना इसे कहते हैं एरोपोनिक्स। और केचुए का यानी कि केचुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बर्मी कल्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी याद रखना। और आइए कुछ यहाँ वर्तमान में देख लेते हैं कौन क्या केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसके बारे में भी जान लीजिए, शायद यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन बन जाए। देखिए अगर यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो कौन बनी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है, ठीक है। पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर पूछा जाए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। और यहाँ पर वर्तमान भारत के फ्रेंड्स सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है फ्रेंड्स। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। ये जो है फ्रेंड्स भारत के ये खेल मंत्री भी हैं। वर्तमान खेल मंत्री कौन है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और ये सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। जबकि पर्यटन मंत्री कौन है, तो श्री क्या बताएंगे, तो फ्रेंड्स बताएंगे पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी। जबकि रेल मंत्री की बात करें श्री अश्वनी वैष्णव। कानून मंत्री कौन है, श्री किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू। कानून मंत्री पूछे तो किरण रिजिजू हैं, ठीक है। और रेल मंत्री बताएंगे अश्वनी वैष्णव। और पर्यावरण मंत्री कौन है, श्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण। जबकि यहाँ पर बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री। विदेश मंत्री कौन है भारत के, तो बताएंगे श्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री हैं। और अगर भारत के कृषि मंत्री पूछे वर्तमान में तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। रक्षा मंत्री की बात करें फ्रेंड्स तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। और फ्रेंड्स भारत के वित्त मंत्री तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। और आप बताएं वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 280 में है वित्त आयोग, ठीक है। और भारत के अगर पूछा जाए फ्रेंड्स सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो श्री नितिन गडकरी हैं। कौन है, श्री नितिन गडकरी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें बिना कहे हुए, और शेयर भी कर दीजिए, सपोर्ट करिए। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2-4 वीडियो और मतलब एक दो वीडियो और अवेलेबल करवाऊँगा, और इन्हीं को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर